नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का ये हमारा टॉपिक जो है कक्षा 7वीं को लेकर दिया गया है, तीसरा पाठ। ठीक है, सच्चा हीरा नामक, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। शायद आपने पढ़ी होगी तो अच्छा लगा होगा, और न पढ़ी हो तो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी खासी कहानी आपको पढ़ने के बाद सीधा ही इस कहानी याद रह जाएगी, अच्छी लगेगी, मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सच्चा हीरा जो कि एक अच्छे पुत्र को लेकर और पुत्र में कैसे गुण होने चाहिए उस बात को लेकर यहाँ पर विस्तार से ये कहानी दी गई है। हालांकि हमें उसमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है, तो वो ध्यान में रखकर हमें पूरी कहानी जो है उसे जाननी है। ठीक है, वैसे तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने कई बार बनती रहती है। आपने यदि ध्यान से देखा हुआ हो तो ऐसा तो इनके जैसा बनता होता है, पर हमें भी किस बातों का ध्यान रखना है वो मुख्य बात है, वो समझना है हमें। ठीक है, तो क्या पहले तो उनका परिचय यहाँ दिया गया, पाठ का सार थोड़ा वह देख लेते हैं। क्या कहा है? प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। क्या है कि ज्ञान होना तो ज़रूरी है, चलो कि हम पढ़े लिखे होने चाहिए, वो ज़रूरी है, कितना पढ़ा है वो ज़रूरी है, पर साथ साथ उनका कर्म भी महत्व रखता है कि पढ़ा है पर उसके अनुसार उनके कार्य कैसे है, गलत काम तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, दूसरों को दगा तो नहीं दे रहा है, तो यह भी महत्व रखता है। तो यही बात है इस कहानी के द्वारा समझाई गई। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन आचरण में नहीं होता तो निरर्थक है। अच्छा ज्ञान हो तो ये अच्छी बात है, पर ज्ञान होने के बावजूद भी है वो आचरण में ना हो, यानी कि व्यवहार ना ऐसा करता हो, तो ये सारा ज्ञान जो है वो निरर्थक, नहीं, बिना कोई काम का नहीं है। इस बात को रोचक तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से यहाँ पर इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आसान सा है, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कहानी बताऊं तो एक मनोज था, जो कि अच्छा खासा इंसान था, पढ़ने लिखने में होशियार था, कहे तो नंबर आता था कक्षा में उनका पहला या दूसरा ही, ऐसा एक अच्छा लड़का था। और दूसरा जो था पूजन, वो भी वैसा ही लड़का था, उसका भी पहला, यदि मनोज का पहला हो तो इनका दूसरा हो, यदि पूजन का पहला हो तो मनोज का दूसरा हो। इसी प्रकार पढ़ने में दोनों ही अच्छे थे, पर फिर भी एक को सब बुलाते थे और एक को कोई बुलाना पसंद नहीं करता था। किस लिए? क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि एक जो था वो चिल्ला चिल्ला कर गली में घूमता रहता था, कोई भी बड़ा व्यक्ति मिले तो उसकी बात न सुनता था, उसे दूर से ही और वो दादा, वो काका, ऐसे चिल्लाते रहता था। तो यह कारणों को लेकर उसे लोग बुलाना पसंद नहीं करते थे। जबकि दूसरा था, यानी कि मनोज था, वो अच्छा कहे और पूजन कहे तो इस तरह से चिल्लाता रहता था, उसे कोई मोहल्ले में पसंद नहीं करता है। जबकि मनोज को तो सब पहचानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, और साथ में उनके साथ मित्रता व्यवहार भी रखते थे, और बच्चे भी, बड़े लोग भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि जब भी कोई मिले तो उसे प्रणाम करता था, उससे प्रेम से बातें करता था, जो कोई भी काम हो तो वो जल्दी से कर देता था और अच्छी तरह से रहता था। तो यहाँ पर क्या बात है कि दोनों होशियार थे ही, पढ़ने में तेज थे, पर फिर भी उनके आचरण के कारण, उनके वर्तन के कारण एक पसंद था, एक नहीं पसंद था। तो यही मुख्य बात यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि हमें भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने में अच्छे मार्क भी भले आते हो, और साथ साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारा स्थान है लोगों में गिर जाता है, नहीं रहता। चलो तो देखते हैं क्या कहानी में कहा गया है। ठीक है, सुनना ठीक से। तो ये शुरुआत से बात बताई गई है कि सूर्य अस्त हो रहा था। कब की बात है कि शाम का वक्त था, सूर्य है वो अस्त होने का समय था। पक्षी
चहचहाते हुए, चहचहाते यानी कि पक्षी का बोलना है वो चहचहाना कहा जाता है। तो पक्षी है चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी कि अपने घोंसले की ओर, अपने घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि शाम का वक्त होता है, हर कोई है वो अपने अपने कामों को ख़त्म करते हुए अपने घर की ओर जाते, चाहे मनुष्य हो या तो कोई पशु पक्षी जानवर हो। तो इसी तरह पक्षियों का झुंड भी अपने घर की ओर जा रहा था। सूर्य भी अपने घर की ओर यानी कि अस्त हो रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां है वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। तो शाम का वक्त था, शाम के लिए, सुबह के लिए जो पानी चाहिए होता है, तो वो लेने के लिए गांव की कुछ स्त्रियां है वो घड़ों को लेकर, घड़ा तो देखा है ना मिट्टी का बना हुआ, तो घड़े को लेकर, क्योंकि आज तो हम पहचानते नहीं हैं, नल आ गए, घर घर पानी आता है, तो पहले घड़ों लेकर गांव में रहा हुआ कुआं है वहाँ भरने जाना पड़ता है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो इसके कारण घड़े लेकर वो कुएं पर जाती है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उसमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब क्या होता है, कुछ स्त्रियां यानी कि गई हुई थी, तो पानी भरकर कुछ स्त्रियां वापस घर पर भी चली जाती है, और 4 स्त्रियां हैं वो रुक जाती है और पक्की जगह पर यानी कि कुएं के आसपास बनाया गया पक्का जो होता है ना, सीमेंट रेती वगैरह से जो बनाया जाता है, तो वो पक्का जगत कहा गया यानी कि किनारा उसका। तो वहाँ पर बैठ कर है इधर उधर की बात कहे तो स्त्रियों को तो थोड़ा सा होता है ना इस प्रकार का कि बातें इधर से उधर करती रहती है, ऐसा कहा जाता है, मुझे बहुत पता नहीं, मेरे ऊपर मत डाल देना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना है कि इधर उधर की बातें करने लगती है। कौन? 4 स्त्रियाँ जो वहाँ पर बची हुई थी, वह सभी क्या बातें कर रही थी कि बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँचे, यानी कि बातों ही बातों में अपने अपने बेटों की सब कोई प्रशंसा करने लगे। उन बेटों पर बात जा पहुँचती है। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, एक स्त्री जो है सबसे बड़ी थी, वह कहने लगी, वो पहले अपने बेटे के बारे में बताने लगती है। क्या कहती है? भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। क्या कहा? कि भगवान तो मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे, क्योंकि लाखों में एक है। किस लिए कहा? क्योंकि कहता है कि उसका कंठ मधुर है। कंठ यानी कि गला, यानी कि उनका स्वर, वो इतना मधुर गाता है, इतना मीठा बोलता है कि इसलिए कहा कि उनका कंठ है वो मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते। क्या कहा? उस स्त्री ने तो बड़ी प्रशंसा कर दी, बहुत बहुत बोल दिया कि भगवान जैसा बेटा, भगवान मेरे जैसा बेटा दे सबको, लाखों में एक है, उनका गला बड़ा मधुर है, अच्छा गाता है, उनका गीत ऐसा है कि उसे सुनकर तो कोयल और मैना, जिनका भी हम स्वर पहचानते हैं, तो वो भी चुप हो जाती है इसे सुनकर। और लोग चाव से यानी बड़ी ध्यान से, बड़े लगाव से, आकर्षण से इनके गीतों को सुनते रहते हैं। ठीक है, ऐसा बच्चा है मेरा, ऐसा बेटा है, देखा। तो यह पहली स्त्री जो वृद्ध सी बड़ी सबसे स्त्री थी, वो यह कह रही थी। यह अनुमान के तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि ये चित्र जो दिया गया है उस अनुसार 4 स्त्रियाँ होगी, कुआं होगा, पक्का यह उनके आसपास का बाग होगा। ठीक है, तो एक स्त्री ने तो यह बात की कि मेरा बेटा जो है वो मधुर गाता है। ठीक है, दूसरे की बात अब देखते हैं क्या कहते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो एक ने कहा तो दूसरी कैसे पीछे रह जाती। दूसरी ने भी अपने बेटे की प्रशंसा करना शुरू किया। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम्हारा बेटा भले ही गले से मधुर गाता हो, अच्छा गाता हो, पर फिर मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। क्या कहा? इतना ताकतवर, इतना बहादुर, हिम्मतवान है कि उनका
उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बड़े से बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। क्या कहा? वो तो आधुनिक युग का भीम है, भीम। क्या कहा? भीम में जिस प्रकार ताकत थी, वो आधुनिक युग का, अभी के युग का भीम कहा जाए, उतना शक्तिशाली और बहादुर है मेरा बेटा। यह दूसरी स्त्री पहली स्त्री को यह बात कह रही, उनकी अपने बेटे की प्रशंसा कर रही है। ठीक है, तो अब ये सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रही थी? स्त्रियों का तो आमतौर पर ऐसा स्वभाव होता है, एक कहे तो दूसरी भी कहती है, तीसरी भी कहती है, सभी कहने लग जाती है। तो पहली स्त्री ने क्या प्रशंसा की थी भाई? क्या की थी? हाँ, कि मेरे बेटा जैसा गला किसी का नहीं है, कोयल मैना भी सुनते रह जाते हैं, ऐसा है। तो दूसरी ने कहा कि भाई मेरा बेटा है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना शक्तिशाली और बहादुर है, बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, आधुनिक युग का भीम है। अब तीसरी स्त्री की बारी आई, देखते क्या करती है वो, क्या कहती है। क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने क्या कहा कि भाई मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। देखो, वो तो बहुत आगे बढ़ गई कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी कौन होता है? मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो, शायद शब्दार्थ में दिया है, वहाँ पहले जाते हैं, नहीं हो तो मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, दिया तो है, चलो, यहाँ बृहस्पति है ना, यानी कि देवों के गुरु। देवता एक तो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े चतुर थे, बड़े होशियार थे, ज्ञान नहीं थे, और उनके भी गुरु कौन थे? बृहस्पति। तो उनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इस अर्थ में यहाँ दिया गया, बृहस्पति यानी कौन? देवों के गुरु। ठीक है, अब चलते हैं। क्या कहा तीसरी स्त्री ने? वो कैसे चुप रही थी? कहा कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। मानो कि ऐसा पंडित है, ऐसा होशियार है कि जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। क्या कहा? कि जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ यानी उसके गले में, उनके गले में सरस्वती जी खुद बैठी हुई हो, उनका निवास हो। ऐसा मेरा बेटा है, जो पढ़ता है याद रह जाता है, ऐसा वो दिमाग वाला है, ऐसा देवताओं के गुरु के समान उनका अवतार लग रहा है। तीसरी स्त्री ने यह प्रशंसा की। देखते, 4 में से 3 स्त्रियों की बारी आ गई। पहले ने जैसे यहाँ दिए गए पढ़ते कंठ मधुर कहा, और लोग भी सुनते लाखों में एक ऐसा कहा। तो दूसरी स्त्री ने क्या कहा कि भाई मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, शक्तिशाली बहादुर आधुनिक युग का भीम है। तो तीसरी ने क्या कहा कि बृहस्पति का अवतार है और सरस्वती मानो उनके कंठ में निवास करती है। अब बारी आई चौथी स्त्री की। यहाँ से थोड़ी कहानी बदलने की, क्योंकि मुख्य जो समझाना चाहा है अब यहाँ से ही हमें समझना है, वही मुख्य बात इस कहानी में दी गई है। देखते हैं क्या है। चलो, तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री तो चुपचाप बैठी रही। क्या? तीनों स्त्रियों अपनी अपनी बेटों की बात की, पर चौथी स्त्री कुछ ना बोली, वो तो चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। उस स्त्रियों को लग रहा था कि ये भी कुछ कहेगी, बोलेगी, पर ये चौथी स्त्री ने तो अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, टोकना यानी कि थोड़ा जलाना, एक तरह से कहे तो उसको ये बार बार कहते रहना, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। क्या कहा? तुम क्यों चुप हो, अपने बेटे के बारे में बताओ कुछ। चौथी स्त्री ने बड़ी सहज भाव से कहा, यानी सरलता से कहा, उसके मन में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, अपने बेटे की प्रशंसा और कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए सरलता से उन्होंने जवाब दिया। क्या? कि भाई मेरे बेटे की प्रशंसा क्या करूं, मेरे बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, गायक यानी कि गंधर्व की एक पूरी जाति है जो गाने में सबसे अव्वल है, सबसे तेज है, सबसे आगे है, तो गंधर्व कहे जाते हैं। इसलिए
कहा कि न मेरा बेटा गंधर्व सा गायक है, जैसे पहली स्त्री ने कहा था, ठीक है। फिर दूसरी स्त्री ने कहा था, उस अनुसार उन्होंने कहा कि न वो भीमसा बलवान है। तो न तो गंधर्व सा गायक है और न ही भीमसा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। क्या कहा? न गायक, न बलवान और न ही बृहस्पति यानी देवों के गुरु के समान बुद्धिमान। वो इसमें से कोई भी गुण नहीं रखता, तो मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? इसलिए पहली स्त्री जब पूछती है तो कहती है कि न तो गायक है, न बलवान है, न बुद्धिमान, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद, यहाँ से भी देखना है हमें, ठीक है, कि क्या होता है। सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे और साथ ही में कुछ समय बाद जब वे घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। क्या कहा? जब वो घड़े लेकर लौटने लगी, जा रही थी और मधुर स्वर की आवाज़ आई, तो पहली स्त्री कहने लगी, देखो सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, जिस रास्ते से ये जा रहे थे उसी रास्ते से सामने मिलते और निकल जाता है। न उसने अपनी माँ की ओर ध्यान दिया, क्या माँ की ओर ध्यान भी न दिया, और पहला लड़का तो निकल गया, पहली स्त्री का। ठीक है। अब दूसरी स्त्री की बारी आई। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा इधर से आया। वो भी गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। पहली ने क्या कहा कि देखो भाई मेरा हीरा गा रहा है, और दूसरी ने क्या कहा, मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में, यानी क्या, बलवानी में, हिम्मत में, शक्ति में है, उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। अभी तो ये बात कर रही थी कि कोई कर सकता है, उसने में तो वो भी वहाँ से बिना ध्यान दिए ही आगे बढ़ जाता है। पहली ने कहा कि मेरा हीरा गा रहा है, दूसरी ने कहा मेरा लाडला आ रहा है, पर दोनों में से किसी ने ध्यान न दिया, वो तो अपने अपने रास्ते निकल जाते। तो तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उच्चारण से लग रहा था मानो कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। संस्कृत के श्लोक याद रखना, बोलना कोई आम बात नहीं है। तो वो बोलते हुए निकलता है मानो सरस्वती उसके कंठ में उस तरह, पर वो भी ध्यान दिए बिना ही निकल जाता है। क्या कहा तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में, देखो यही मेरी गोद का हीरा, यह मेरे गोद का हीरा है। कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। वो भी प्रशंसा कर रहे थे, बृहस्पति का अवतार है, पर वो तो बिना ही ध्यान दिए अपनी माँ की ओर देखे बिना ही चला जाता है। ठीक है। अब चौथी स्त्री के बारे में हमें देखना है क्या कहता है, होता है क्या हुआ। वह अभी थोड़ी ही दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक इधर से आ निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा सरल प्रकृति का लग रहा है। कौन? चौथी स्त्री का बेटा। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। उन्होंने सामान्य शब्दों में कहा, न उन्होंने कोई बृहस्पति के लिए कहा, न लाडला कहा, न हीरा कहा कि मेरा लाल, मेरा पुत्र आ गया। देखो इस चित्र में जैसे दिख रहा है उस प्रकार। अब चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा, कि मेरा बेटा आ रहा है, ऐसा कह रही, तब तक तो पास आ गया और उसकी माँ को देखकर वह रुक गया। बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। और मना करने पर भी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ कि चौथी स्त्री का बेटा सादा लग रहा था, सीधा साधा सा, पर फिर भी अपनी माँ के पास आया और घड़ा जो है वो लेकर, माँ मना कर रही थी फिर भी लिया और लेकर घर की ओर चलने लगा। तो यहाँ समझने की बात है हमें कि वो तीनों स्त्रियों के बेटे भले चाहे कितने ही महान हो, और फिर भी किसी ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं, मदद न की, और वो तो चले गए।
जबकि चौथी स्त्री का बेटा चाहे भले कैसा ही हो, कुछ पढ़ा लिखा हो ना हो, पर अपनी माँ को मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होता है, इसलिए घड़ा लेकर वो चला जाता है। अब यहाँ पर सार मुख्य दिया गया क्या है? तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई। आश्चर्य हुआ, देखती रह जाती है। उनमें एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई बातों को सुन रही, एक चार के अलावा एक वृद्ध महिला भी पीछे पीछे कब से इनके साथ चल रही थी और इन सभी की बातों को सुन रही थी। इसलिए उन्होंने पास आकर बोली, वो वृद्ध औरत पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। क्या कहा उस वृद्ध औरत ने? देखती क्या हो, ये सच्चा हीरा है। हकीकत में कहे तो यही सही काम किया, यही सच्चा हीरा। आपके बेटे भले चाहे कोई भी हो, अरे कोई काम के नहीं है। तो मुख्य बात जो मैंने आपसे कही थी, जो पाठ में समझानी चाहिए कि भले ज्ञान जितना भी हो, पर फिर भी जब तक आचरण में न हो तब तक वो सारा ज्ञान है वो निरर्थक है। और जैसे कि सच्चा हीरा यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, वो भी अंत में साबित हो गया है कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच सच्चा हीरा है। ठीक है, तो देख लेना। शब्दार्थ फेसबुक में लिखने हैं, हमें मुहावरे लिखने हैं, टिक कर लेना, बोलते जा रहा हूँ। फिर अभ्यास का पहला प्रश्न लिखना है फेसबुक में। ठीक है, इसके बाद स्वाध्याय का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इतना हमें फेसबुक में लिखना है। क्या क्या वापस अभ्यास स्वाध्याय दिया, उनका पहला दूसरा ये दिखाई दे रहा है, वो दोनों प्रश्न। और इसके बाद यहाँ शब्दार्थ, ये मुहावरे और अभ्यास का पहला प्रश्न। ठीक है, इतना फेसबुक में लिखना है। पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा, साथ में एक वीडियो भी अभी दिखा रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न जवाब भी लिख लीजिएगा फेसबुक में और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। वीडियो देखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया।
उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।